को दो जोहार। तो चलिए, पहला एपिसोड में हम लोगों ने आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था के विषय में अध्ययन किया और उसमें कुछ बिंदु जो अंतिम बचा हुआ था हमारा, वो है आदिवासियों की जो स्वशासन व्यवस्था है उसमें सत्ताधारियों का क्या लाभ और क्या हानि है। ये हमारा टॉपिक है। तो जहाँ तक देखा जाए तो सत्ताधारियों को अभी वर्तमान की जो स्वशासन व्यवस्था है उसे लाभ ही लाभ है, और जो पहले की जो स्वशासन व्यवस्था थी और आज की स्वशासन व्यवस्था में अंतर आई है, और ये अंतर से ही स्वशासन व्यवस्था से सत्ताधारियों को लाभ हो रही है। तो चलिए, ज़्यादातर तो स्वशासन व्यवस्था से सत्ताधारियों को हानि ही है, बट कुछ लाभ अभी वर्तमान की जो स्वशासन व्यवस्था है उसमें क्या लाभ है उसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये बनी बनाई हुई चीज़ नहीं है, बल्कि मैं इसको ग्रास लेवल पर आपको बता रहा हूँ। जो वास्तविकता है मैं उसी को दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ कोई बवाल मचाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी को भड़काने का प्रयास कर रहा हूँ। जो सच्चाई है मैं उसी को सामने ला रहा हूँ। नहीं तो आप ग्रास लेवल पर जाएं और इसकी सच्चाई को आप देख सकते हैं। तो चलिए, लाभ क्या है। तो पहला लाभ सत्ताधारियों को क्या है कि जो आज की जो स्वशासन व्यवस्था यानी वर्तमान स्वशासन व्यवस्था के जो पदाधिकारी होते हैं, यानी मान के मुंडा मांझी जो होते हैं, उनको भारतीय संविधान के प्रावधान से अपरिचित रखा गया है। यानी अपरिचित होना, यानी उसका जानकारी न होना कि संविधान के क्या प्रावधान आदिवासियों के लिए दिया गया है। ये कभी केंद्र सरकार न कभी राज्य सरकार इसके लिए जागरूकता अभियान चलाई है, क्योंकि उससे नुकसान है। अगर वो संविधान के प्रावधान को जान लेंगे तो वो अपनी शक्ति को जान लेंगे, तो फिर वो क्या है ना कि वो उन प्रावधानों के आधार पर वो उनसे अधिकार मांगेंगे कि भाई आपको हमने MP MLA बनाया है, तो हमारे जो कम से कम जो संविधान में जो प्रावधान दिया गया है, जो आर्टिकल्स के आधार पर जो हमें अधिकार आदिवासियों को दिया गया है, वे तो हमें कम से कम दे दिया करो। उसके लिए तो आवाज कम से कम संसद विधानसभा में उठाया करो। तो इसीलिए वर्तमान की जो शासन व्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं, तो उनको क्या है, भारतीय संविधान के प्रावधानों से अपरिचित रखा गया है। उनके लिए कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाई गई है, ना उसके लिए कोई सिलेबस या पुस्तकों में दिया जाता है। बहुत कम ही सीमित मात्रा आर्टिकल्स को बताया जाता है। स्वशासन व्यवस्था के पदाधिकारी जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, जो उनके लिए वो मिल जाता है, वो तो अध्ययन कर लेते हैं। बट जो स्वशासन व्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्र में जो चलाते हैं, आदिवासियों में जो स्वशासन व्यवस्था जो उनकी होती है, उनके जो पदाधिकारी होते हैं वो भारतीय संविधान के प्रावधानों से अपरिचित हैं। तो इनसे सत्ताधारियों को लाभ है। दूसरा क्या है, तो वर्तमान स्वशासन व्यवस्था जो स्वशासन व्यवस्था है, वर्तमान स्वशासन व्यवस्था का शक्तिहीन होना, यानी इसको क्या है, इसको पावर नहीं दिया गया है। जो मानकी मुंडा या मांझी जो हैं, उनको क्या किया गया है, उनको शक्तिहीन रखा गया है, यानी उनको पावर नहीं दिया गया है। बस आप गांव के प्रधान हैं, छोटी मोटी आप फैसला करो बस, लेकिन उसको पावर नहीं दिया गया है। पावर कहने का मतलब हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर कोई भी गांव में किसी तरह की लड़ाई झगड़ा या कोई भी जमीनी विवाद हो, तो क्या होता है कि वो गांव में जो फैसला करते हैं, उसका वो पावर नहीं हो पाता है। दैट मीन्स, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाने के बाद या ग्राम जमीनी विवाद हो जाने पे लोग तुरंत थाने दौड़ के चले जाते हैं या फिर कहीं कोर्ट चले जाते हैं तुरंत। तो इससे क्या हो रहा है कि इनकी जो पावर है, स्वशासन व्यवस्था की जो पावर है, वो कम होते जा रहे हैं। अगर न्यायालय या थाना, जो थानेदार हैं, वो अगर कहे कि पहले आप ग्राम सभा से फैसला करके आओ, उसके बाद आप थाने आएंगे, उसके बाद आप न्यायालय के पास आएंगे, तो ऑलरेडी उनकी शक्ति बनी हुई रहेगी। क्योंकि पहले आप ग्राम सभा में फैसला कराओ, अपने मानकी मुंडा जो आदिवासी आपकी स्वशासन व्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं, पहले उनसे आप डिसीजन ले लो,
उनसे आप फैसला करा लो, उसके बाद आप हमारे पास आओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्या है, तो इससे शक्तिहीन रखा गया, उनको पावर नहीं दी गई है। बस किताबों में ही देखने को मिलता है आदिवासियों में शोषण व्यवस्था होती है, उनकी अपनी होती है, लेकिन उसको पावर नहीं दी गई है। दूसरा, जब पेशा कानून आता है तो पेशा कानून और स्वशासन व्यवस्था के बीच जो है, स्वशासन व्यवस्था में आदिवासियों के बीच में सही तालमेल नहीं हो पाई है। पेशा कानून अच्छा है, लेकिन आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था जो आदिवासियों के बीच में वो सही से तालमेल नहीं हो पाई है। यानी पेशा कानून के बारे में सरकार ने सही से जागरूकता नहीं चलाई है ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासियों के बीच में, जिससे आदिवासियों की एक अपनी जो चलाने की अपनी जो राजनीतिक, उनमें राजनीतिक भी होती है, उनमें अपनी एक लोकतांत्रिक भी है। आदिवासियों को जैसे अभी बताया, आज हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक के विषय में बात करते हैं, तो आदिवासियों को लोकतांत्रिक सिखाने की जरूरत नहीं है। वो खुद में उनके आदिवासियत में ही उनके या उनकी स्वशासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक छुपी हुई है ना। जब उनकी स्वशासन व्यवस्था को आप अच्छे से अध्ययन करोगे तो पैसा कानून तो अच्छा आया, बट उन्हें सही आदिवासियों के बीच में तालमेल नहीं हो पाई है, जिससे सत्ताधारियों को लाभ हो रही है उन्हें। क्योंकि वो उन्हें क्या होता है, पेशा कानून में कई ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो हमारे स्वशासन व्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं उनको जानकारी नहीं है, जिसके चलते सत्ताधारियों को लाभ होती है। स्वशासन चौथा जो है, स्वशासन व्यवस्था के पदाधिकारियों का नियम या कार्यवाही मौखिक का होना। यानी आदिवासियों में जो स्वशासन व्यवस्था होती है वो मुख्य से क्या होती है, मौखिक ही होती है। उनके जो पारंपरिक, उनके जो पूर्वजों ने जो नियम दिए, जो कार्यवाही बताए गए, वो देखते देखते आए, उसी के आधार पर वो चलते आ रहे हैं, है ना। उनका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है या लिखित उनके नियम नहीं है। या उनको आप देखते हैं कि कोई नेता लीडर बनते हैं तो उसकी एक अपने लेटर पैड होता है, वो लेटर पैड को सरकार को लिख के माध्यम से देता है। बट स्वशासन व्यवस्था में क्या है कि उनका लिखित कोई लेटर पैड नहीं है, वो लेटर पैड में नहीं है, जो भी डिसीजन लेते हैं मौखिक लेते हैं, जिसकी वजह से अगर वो लिख के देते, अगर उनका एक लेटर पैड हो, उनका एक अपना एक लिखित दस्तावेज हो, तो वो क्या है ना, सरकार को भी अपना लिख के वो दे सकते हैं। लेकिन वो सारा चीज क्या हो रहा है कि उनका मौखिक है, और इसमें सरकार भी काम नहीं कर रही है। सरकार भी इसमें काम नहीं कर रही है, इनकी स्वशासन व्यवस्था को मजबूत नहीं कर रही है, अपंग बना के रखी है, अपाहिज बना के रख दी है, जिसकी वजह से क्या होती है, इनको सत्ताधारियों को लाभ मिलता है। क्योंकि वो अगर उनकी स्वशासन व्यवस्था मजबूत हो जाती है तो वो सारे फैसले, सारे डिसीजन अपने गांव में ही करेंगे। यानी कि इनको चुनना है, नहीं चुनना है, किनको वोट देना, नहीं देना, वो सब डिसीजन तो वही लोग करेंगे ना। तो फिर इनके जो केडर लोग रहेंगे, सत्ताधारियों के जो केडर लोग रहेंगे, फिर उनके तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो फिर वो जो लेन देन की सिस्टम है, चकना मुरमा का जो सिस्टम है, वो नहीं चल पाएगा, है ना। उनकी वोट को खरीद नहीं पाएंगे वो, है ना। पूरी यूनिटी बनेगी, क्योंकि उनका विकास, अगर गांव में विकास करोगे भाई तभी आपको वोट मिलेगा, है ना। तो इसलिए सत्ताधारियों को जो इनका मौखिक दस्तावेज है, जिसकी वजह से क्या होता है, सत्ताधारियों को लाभ होता है इससे। उसके बाद मुख्य जो है पंचायती राज का आना। देखिए, पंचायती राज आना अच्छा है, बट आदिवासी क्षेत्र में आना इनकी स्वशासन व्यवस्था को ध्वस्त करता है। और लाभ किसको होता है, सीधे सत्ताधारियों को होती है, सीधे सत्ताधारियों को लाभ होती है पंचायती राज से। क्योंकि यहीं से उनका क्या होता है, अपना केडर के बेस पर अगर किसी को सपोर्ट, वो किसी मुखिया को, अपने मुखिया को सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या होता है कि फिर उनके बेस पर उनके केडर बन जाते हैं। फिर मुखिया के पीछे में तो कम से कम नहीं तो कम से कम 1000 लोग तो रहेंगे ही, 1500 1000 लोग तो रहेंगे, तो 1000 का वोट इनके अंडर चला जाता है, नहीं तो 500 तो उनके अंडर चला ही गया वोट उनका, है ना। तो उनसे वो लाभ मिलता है। तो ये फायदा है सत्ताधारियों को। फिर दूसरा क्या है, नगर निगम का विस्तार होना। देखिए, नगर निगम का विस्तार हुआ, वो भी खासकर आदिवासी क्षेत्र में। आदिवासी क्षेत्र में नगर निगम का विस्तार नहीं होना चाहिए। अगर नगर निगम का विस्तार होता है तो क्या हो रहा, खासकर आदिवासी क्षेत्र में,
तो इनकी स्वशासन व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हुई है। और आदिवासी क्षेत्र में नगर निगम का विस्तार होना यानी आदिवासियों की शोषण व्यवस्था को ध्वस्त करना और सीधा डायरेक्ट सत्ताधारियों को लाभ होती है। क्योंकि उसमें जो हाल फिलहाल के कई आप नगर निगम के चुनाव भी आप देख चुके होंगे, जिसमें क्या हुआ है कि पार्टी विशेष पर उनका नगर निगम का चुनाव होता है, चुनाव हुआ तो इससे क्या हुआ, आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था जो उनकी कानून प्रक्रिया जो उनकी कार्रवाई है वो ध्वस्त हुए। उन्हें कोई भी योजना लेनी हो, कोई भी किसी तरह करना हो तो वो नगर निगम पर डिपेंड करना पड़ता है, फिर उनकी स्वशासन व्यवस्था तो खत्म हो गई। यानी सीधी तौर में आप कहें तो एक लाइन में हम जैसे कहते हैं, आदिवासी स्वशासन व्यवस्था का कहना है कि अपना गांव अपना राज, ये है स्वशासन व्यवस्था का कहना कि मेरा गांव है, मेरा अपना गांव है तो अपना गांव में अपना ही राज होगा, अपनों का ही राज होना चाहिए। किसी अन्य तरह के जो नियम कानून बना दिए जाते हैं तो उनको एडजस्ट करने में उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उसी तरह से ये पैसा कानून जब भी आया तो उनका सही तरह से पालन नहीं हो पाया है या सही तरह से उसका अप्लाई नहीं हो पाई है। आदिवासियों की शोषण व्यवस्था और पेशा कानून में सही से समन्वय नहीं बन पाई है और सबसे बड़ा कारण सत्ताधारी लोग इसमें हैं। सबसे बड़ा कारण सत्ताधारी है क्योंकि उनको तो वोट से मतलब है, विकास आपका हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। और खासकर आदिवासी क्षेत्रों में उसको ध्वस्त किया गया है, उनकी स्वशासन व्यवस्था को। सबसे बड़े जिम्मेदार सत्ताधारी लोग हैं आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए। तो आपने देखा, मैं यह किसी तरह का बवाल नहीं करना चाहता हूं, बल्कि सही चीजों को मैं सामने लाने का प्रयास किया हूं और आप इससे आप आकलन भी कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में अब हानि क्या है, सत्ताधारियों को शासन व्यवस्था से हानि क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए तो सभी को जोहार।